जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल। दोस्तों 10 दिसंबर को आपका कक्षा 12वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हिंदी सब्जेक्ट के। ओके, हम क्या है पेपरों के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट की। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका जो सेट ए है, इसके में आपको पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में मैंने आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आपकी तैयारी करा दी थी, साथ ही मैंने आपको क्या है कुछ क्वेश्चन कवर करा दिए। ओके, इसके बाद दोस्तों हम क्या है ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम क्या है कंप्लीट क्वेश्चन के विद सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। और दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊं सभी तैयार करना है, उत्तर के साथ बताते और समझाते जाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करते जाइएगा, तो अलग से फिर आपको क्या है किताब नहीं उठानी पड़ेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12 से हमें देखना है। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 12 है, ओज गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। अथवा में हमसे पूछा जा रहा है बी रस की परिभाषा वो उदाहरण से लिखिए। ओज गुण की हमें क्या है परिभाषा देनी है। ओके, तो शब्द गुण वाला आपको पूरा टॉपिक तैयार करना है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आप हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइए तो क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगी। सभी टॉपिक आप क्या है पढ़कर हिंदी ग्रामर की तैयारी कर सकते हैं अपने क्लास 12 की। ओके, इसमें आपसे ओज गुण पूछा जा रहा है। पेपर में आपको माधुर गुण भी आ सकता है या प्रसाद गुण भी आ सकता है। 3 गुण होते हैं, तीनों को आपको तैयार करके रखना है। ओज गुण की अगर हम बात करते हैं, जिस काव्य में के सुनने या पढ़ने से चित्त में क्या है उत्तेजना वृत्ति जागृत हो वह रचना क्या है ओज गुण संपन्न होती है। उदाहरण तैयार करना है, बिल्कुल सिंपल उदाहरण दिया गया है जो आपको याद होगा। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। या और भी जो आपको वीर रस का एग्जाम्पल याद हो। ओके, वीर रस का जो उदाहरण होता है वह यह है ओज गुण का उदाहरण होता है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। जो भी आपको याद है कोई भी आप लिख सकते हैं। ओके, सिंपल इसी बार से प्रसाद गुण का आपका दिया हुआ परिभाषा और माधुर गुण की तैयार कर लीजिएगा एग्जाम्पल के साथ। ओके, नेक्स्ट है आपका है बी रस। अब बी रस के परिभाषा पूछे जा रहा है, तो आपको जो रस होते हैं, रस के 10 होते हैं, 10 रस को आपको परिभाषा उदाहरण तैयार करना है। परिभाषा तो एक की आप तैयार कर लेते हैं, एक रस की, तो सभी की अपने आप से बन जाएगी। मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, वही वाली ट्रिक रस वाली वीडियो में देख लीजिएगा। तो बी रस को देख लेते हैं हम परिभाषा। बी रस की क्या परिभाषा है, सा हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ बी रस की क्या है निष्पत्ति होती है। और देखिए बी रस में जो ओज गुण का एग्जाम्पल होता है वही क्या है बी रस का होता है। ओके, तो ये आपका हो जाता है। ओके, बी रस वाला एग्जाम्पल आपको लिख देना है। देखिए ट्रिक क्या रहने वाली यही आप समझ सकते हैं कि जो भी परिभाषा है आपको परिभाषा पूरी याद कर लेनी है। और किसी भी रस की आए तो केवल यहाँ आपको क्या है स्थायी भाव चेंज कर देना। बी रस का है तो सा, अगर हास रस का है तो हास। ओके, कि बाकी आप परिभाषा देख सकते हैं सबकी वही है, सा हृदय के हृदय में स्थित डेड डैश, जिसका भी रस का बात हो रही है उसका स्थायी भाव लिख देना है। नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ जिस भी रस की बात करनी उसकी निष्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये परिभाषा सबकी लेने वाली है, बस यहाँ आपको चेंज कर देना है। और बस आपके लिए आप क्या है उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। इजी वाले उदाहरण मैंने आपको समझा दिए थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपके एमपी बोर्ड में दोस्तों पूरे आपके सिलेबस की बात करते हैं। अलंकार केवल 5 अलंकार है, सभी अलंकार नहीं पढ़ने हैं। 5 अलंकार है, 5 अलंकार तैयार कर लेना है। छंद की बात करें तो आपके सिलेबस में केवल 4 छंद हैं जिन्हें आपको तैयार करना है। अलंकार ही बता चुका हूं मैं, छंद भी आपको अच्छे से समझा दिया है। हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइए और क्या है वहां से आप क्रम से अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बाकी हम संदेह अलंकार देख लेते हैं, सवैया छंद देख लेते हैं। तो संदेह अलंकार की परिभाषा क्या रहने वाली, संदेह नामी में राज छुपा हुआ संदेह हो जाए। जिस पंक्तियों में हमें संदेह की भावना प्रकट हुआ संदेह अलंकार, जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को यह देखकर यह निश्चित ना हो सके कि यह वही वस्तु है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसमें क्या है अंत तक संशय बना रहता है। ये ऑब्जेक्ट में आते हैं लाइन हमेशा, संदेह अलंकार में क्या अंत तक संशय बना रहता है, तो बिल्कुल सत्य है। ओके, जैसे यहाँ रस्सी है। ओके, तो रस्सी है या सांप, इसमें क्लियर नहीं हो पाता रस्सी है या सांप होता है। ओके, ये इस प्रकार से संशय बना रहता है। उदाहरण के लिए आप इस प्रकार से तैयार करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, तैयार आपको कर लेना है। इसी बार से आपका भ्रांतिमान अलंकार है, इसको आपको तैयार करके रखना है। सांग रूपक अलंकार है जो आपके सिलेबस में, बस उसी की मैं बात करने वाला हूँ। विरोधाभास अलंकार है, सभी आपको तैयार करके रखना है। वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा, तो मैं आपको पहले ही पढ़ा दिया है, सभी डिटेल से अच्छे से आपको समझाए। ओके, नेक्स्ट हमें सवैया छंद देखना है। ओके, तो छंद की हम देख लेते हैं। सवैया में छंद देखना है, तो सवैया छंद हमारा क्या कहलाता है, सवैया एक वर्णित छंद है
22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद को हम क्या है, सवैया कहते हैं। कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दुर्मिल और मतगंध सवैया। सवैया छंद में केवल आपको इतनी परिभाषा लिखनी है, बस केवल इतना आपको लिख देना, आपका सवैया छंद कंप्लीट हो जाता है। लेकिन पेपर में हो सकता है आपका इस प्रकार से भी है कि सवैया बस न पूछ के केवल आ जाए मतगंध सवैया बताइए, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा। दुर्मिल सवैया बताइए तो ये आपको ये बताना पड़ेगा। ये इसलिए तैयार कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सवैया के नाम पर पेपर में आपसे पूछे जा सकते हो। बाकी अगर केवल इस प्रकार से आता है सवैया छंद बताइए, तो केवल आपको क्या करना है, जो मैंने आपको परिभाषा बताई, 2 लाइन की ये परिभाषा लिख देने हैं और इन 2 एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब सवैया में तो कोई भी आप बता सकते हैं, चाहे दुर्मिल हो चाहे मतगंध हो, लेकिन अगर नाम लेके कह दिया तो फिर आपको वही बताना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कोई भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगने वाले हैं, लेकिन आपको क्या अच्छे से तैयार कर लेना है। और भी अगर आपको ईजी मिलते हैं तो अपनी तरफ से आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपके सिलेबस में शब्द 3 है। ओके, मैं आपको सब समझाते भी जा रहा हूँ, पैटर्न भी आपको जैसे सुनते सुनते आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सिलेबस में क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्हें यह तक नहीं पता सिलेबस में कौन टॉपिक कौन कौन सी है, तो पढ़ना फिर दूर की बात हो जाती है, इसलिए मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूँ। तो शब्द के आपके टॉपिक है आपके सिलेबस में, और शब्द भी केवल 3 ही शब्द हैं। निपात शब्द, क्षेत्रीय तक, तकनीकी शब्द। ओके, तो निपात शब्द पूछे जा रहा है, तो समझ लेते हैं निपात शब्द क्या कहलाता है। ओके, तो निपात शब्द आपके कहलाते हैं, निपात शब्द हैं, निपात एक अवयव है जो किसी भी बात में अतिरिक्त बल देने के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। निपात शब्द का प्रयोग करने से वाक्य या बात का मतलब नहीं बदलता। ये शब्द किसी भी बात में क्या है, मात्र बल डालने के लिए किए जाते हैं। किसी भी शब्द में क्या है, ये लगकर क्या है, उस पर जोर देते हैं। ओके, जैसे आपको आज स्कूल जाना ही होगा, तो उसमें जो ही है वो निपात शब्द है। ओके, इस पर उदाहरण के भी, तो, भर, तक, ही, ये सब आपके निपात शब्द है। निपात शब्द हो जाता है। बाकी क्षेत्रीय शब्द दिया हुआ है। ओके, आपका तकनीकी शब्द दिया हुआ है, तभी तैयार कर लेना है। सभी मैंने आपको ग्रामर के टॉपिक में एक करके पढ़ा दिया है, देखते जाइएगा। ओके, तैयार आपको पहले से करके रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस बार से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है कि मुहावरा और लोकोक्ति वाला टॉपिक सिलेबस में है, तो कोई भी आपको क्या है, 2 मुहावरे दे दी जाएंगे। ओके, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग आ सकता है। ओके, तो आपको क्या है, सभी इंपॉर्टेंट वाले जो मुहावरे होते हैं सभी आपको पता होना चाहिए। जैसे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। पहाड़ टूटना और माथा ठनकना। पहाड़ टूटने का आपका क्या हो जाएगा कि मुसीबत आना हो जाता है। माथा ठनकना का मतलब होता है पहले से ही विपरीत बात की आशंका होना। ओके, इस प्रकार से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये में लिखा हुआ है कि ये पहाड़ टूटने का मतलब मुसीबत आना। प्रयोग किस प्रकार से करना, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माथा ठनकने का मतलब होता है पहले से विपरीत बात होने की आशंका। घर के प्रवेश द्वार का ताला टूटा देखकर प्रदीप का माथा ठनक गया। इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। ओके, तो ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताएं, कोई भी आपके इस प्रकार से आ सकता है। तो सिलेक्टेड वाले को सभी का आपको अर्थ पता होना चाहिए। वाक्य प्रयोग तो फिर अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको केवल अर्थ बस तैयार कर लेके रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका किस प्रकार से, भाव पल्लवन के लिए आता है। ओके, तो जो भी आपकी सिलेक्टेड लाइन है सभी को आपके बारे में पता होना चाहिए। भाव पल्लवन क्या होता है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ओके, इसका भाव पल्लवन आपको करना है। इसका अगर सिंपल आप समझना चाहते हैं लाइन, इस प्रकार से आपको शॉर्ट में सब माइंड में आपको रखना है, फिर आप क्या है भाव पल्लवन आराम से कर सकते हैं। जिस प्रकार से जानते हैं कि यह जो मुरब्बा होता है, ओके, आमले का मुरब्बा होता है, तो जितना लंबे समय तक रखा रहता है, या अचार की बात करें, अचार मुरब्बा दोनों की यहाँ लिखा हुआ है, ये अचार की हम बात करते हैं, जैसे आम का अचार जितने लंबे समय तक रखा रहता है उतना अच्छा लगता है। उसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि ओके, कि बताया जा रहा है यहाँ कि अगर किसी के प्रति हमें क्रोध है हमारा, ओके, क्रोध है हमें किसी के प्रति, और वो लंबे समय तक हमारे मन में क्रोध उसके प्रति बना रहता है, तो वो हमारा क्या है, बैर का रूप ले लेता है। ओके, उसका मतलब ये है आपका। ओके, इस प्रकार से अगर आप देखना चाहते तो देख सकते हैं। बैर का उद्भव स्थल क्रोध है, क्रोध ही आगे चलकर बैर का परिणमित हो जाता, मतलब आगे क्रोध अगर आप किसी के प्रति है आपका, तो आगे चलकर वो क्या है, आपका बैर बन जाता है। ओके, जब कोई इंसान किसी से अहित करता है तब अन्य मनुष्य जिसका अहित किया वही एक क्रोध के वशीभूत होकर इसके बदले ही अहित करने के लिए उद्यम हो जाता है। यदि वह बदला प्रतिकार लेने में असफल सिद्ध होता है तो उसका क्रोध क्या है, बहुत काल तक हृदय में बना रहता है। ओके, प्रतिकार कर लेने पर क्रोध का समान हो जाता है। और इसे और भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्रोध के बैर बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसे ही क्या है, क्रोध का अचार या मुरब्बा की संज्ञा विभूषित किया गया है। जिस ढंग से विशेष ढंग से तैयार किया गया मुरब्बा अधिक टिकाऊ बन जाता है, वैसे ही बहुत अधिक समय तक हृदय में स्थित क्रोध बैर का रूप धारण कर लेता है। मेन तो यहाँ आपकी क्या है, 2 लाइनें हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, देखिए वाक्य परिवर्तन आपको जरूर तैयार कर लेना है। वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, वाक्य शुद्धिकरण वाला टॉपिक सीख लेना है। तो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आता है, वाक्य परिवर्तन और वाक्य शुद्धिकरण। इनका भी अलग अलग से वीडियो बना दिया, वाक्य परिवर्तन ही पढ़ा दिया, वाक्य शुद्धिकरण ही पढ़ा दिया है। हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइए, सब टॉपिक आपको मिल जाएगा। ओके, कहीं भी अलग से आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन लेके मैंने प्रैक्टिस भी करवाया और समझाया भी है, जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डिटेल से अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया हुआ वाक्य परिवर्तन, मयूर वन में नाचता है, संदेह वाचक वाक्य बनाना है। तो शायद लगाकर आप बना सकते हैं, शायद शब्द लगा देना है। तो शायद मयूर वन में नाचता है, शायद और कॉमा लगा दीजिएगा, मयूर वन में नाचता है, सिंपल है। संदेह वाचक वाक्य बनाने के लिए शायद लगाकर आपका बन जाता है। ओके, कक्षा में संगीता सबसे सुंदर है, निषेध वाचक बनाना है। ओके, निषेध वाचक है, नहीं लगाकर आप बना सकते हैं। तो कक्षा में संगीता सबसे सुंदर नहीं है, सिंपल है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे 3 नंबर के आपके रहने वाले हैं, कवि परिचय, लेखक परिचय। ओके, मैं हमेशा ही आपको बताते आ रहा हूँ, आपको भी पता होगा, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। मतलब कुछ चीज़ फिक्स हो चाहे ना हो, हिंदी में ये रहता है, कवि परिचय 3 नंबर का आना ही है, लेखक परिचय 3 नंबर का आना है। कौन कौन से आना है, तो 3 आपको मैं आपको बता चुका हूँ सिलेक्टेड। ओके, उन्हें आपको तैयार करके रखना है। तुलसीदास जी का और रघुवीर सहाय जी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी। ओके, आपका भी अर्धवार्षिक परीक्षा, फिर प्री बोर्ड परीक्षा, बोर्ड एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो 3 आपको कवि परिचय, 3 लेखक परिचय तो तैयार करके रखना है। ओके, तो तुलसीदास जी का, रघुवीर सहाय जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का तैयार करके रखिएगा। ओके, कवि परिचय इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। लेखक परिचय की बात करें, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका आपको क्या है, लेखक का परिचय तैयार करके रखना है। जैनेंद्र कुमार जी का भी। ओके, अब मैं आपको यहाँ बताने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। तो क्लास 12 हिंदी की जो प्ले लिस्ट है, ओके, उस पर जाइएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ से जाकर आप तुलसीदास जी का सीख लीजिएगा, रघुवीर सहाय जी का, सबका स्पेशल वीडियो बनाया है, महादेवी वर्मा जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट रहने वाला है क्वेश्चन हमारा 3 नंबर में, राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर लिखिए और अथवा में निम्नलिखित कथन का सार संक्षेपण कीजिए। ओके, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा, उसका सार संक्षेपण करना है। पहले हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है दोस्तों, राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर। ओके, राजभाषा क्या है, एक संवैधानिक शब्द है। यह भाषा राजकाज की भाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा एक स्वाभाविक तथा जन स्वीकृति से उत्पन्न शब्द है, जो यह भाषा जनता की भाषा होती है। राजभाषा शब्दावली क्या है, सीमित होती है, क्योंकि छोटे रूप में होती है। ओके, एक राज्य तक सीमित होती है। राष्ट्रभाषा क्या है, पूरे देश की भाषा होती है, इसलिए इसकी क्या है, जो शब्दावली होती है वो विस्तृत होती है। राजभाषा नियमों से बंधी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा की प्रक्रिया स्वतंत्र होती है। 3 अंतर है दिए हैं, अच्छे से तैयार करके आपको रखना है। बाकी दोस्तों आप क्या है, क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो प्रॉपर आप क्या है, पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं, पूरे नोट्स चाहते हैं मेरे, तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12 हिंदी का जो स्पेशल कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में फायदा क्या रहेगा, सभी मटेरियल आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, साथ ही वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, एक टॉपिक को आपको समझाया जाएगा, और पूरे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, चाहे आपका अर्धवार्षिक का, प्री बोर्ड, बोर्ड एग्जाम, सभी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओके, साथ ही इंपॉर्टेंट आपको इसमें क्वेश्चन विद सॉल्यूशन साथ मिलने वाले हैं। तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप और मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको नॉर्मल तरीके से यूट्यूब पर इस प्रकार से बता रहा हूं, तो आप सोच सकते हैं जो पेड कोर्स रहेगा उसमें मैं आपकी क्या तैयारी कराने वाला हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अथवा में कि निम्नलिखित का कथन का सार संक्षेपण कीजिए। दोस्तों ये हमको क्या है दिया है, गद्यांश दिया हुआ है। ओके, इसका हमें क्या है, सार संक्षेपण करना है। तो भाव पलवन सार संक्षेपण वाला भी टॉपिक है, तो ये भी आपका आता है 3 नंबर में। तो कैसे क्या करना है, इसका थोड़ा आप सिस्टम समझ लीजिए, फिर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रहता है, सार संक्षेपण तो और इजी रहता है आपका। देखिए आपको क्या करना है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, सार संक्षेपण आपका एक जितना भी आपका गद्यांश होता है उसका 1/3 करना पड़ता है। यानी जितनी लाइन है, यहाँ आपको देख लीजिए 6 लाइनें दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ आपकी 6 लाइनें दी हुई हैं। तो आपको जो सार संक्षेपण आपको कॉपी में लिखना है, तो आपको आंसर में केवल 2 लाइन में बताना। सार संक्षेपण का 6 लाइन को 2 लाइन में बनाइए। अब यहाँ से आपको सार संक्षेपण में आपको केवल और केवल अपने हिसाब से एक बार पढ़ लेना है, इसको क्या बात बताई गई है, और उस पूरी बात को केवल 2 लाइन में आपको बताना है। 6 लाइन का क्या है, 2 लाइन में आपको लिख देना है। ओके, और यहीं से कुछ लाइन आप उठा सकते हैं, ओके, जो सिलेक्टेड वाली, और कुछ अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। सार संक्षेपण हो जाता है, बिल्कुल सिंपल रहता है आपका ये। तो इसे आप क्या है दोस्तों अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा आपका डिफिकल्ट नहीं रहने वाला। बाकी अलग से मैं वीडियो लाऊंगा सार संक्षेपण की, और भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा बोर्ड एग्जाम से पहले कि कैसे क्या आपको करना है, और भी टिप्स मैं आपको बता दूंगा। ओके, बाकी अगर आपको शीर्षक भी अगर आप इनका देख लेना चाहेंगे, तो इसकी जैसे बसंत की बात हो रही, बसंत की शोभा। ओके, आगे देख लेते हैं। शीर्षक लिखना जरूरी नहीं, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। बाकी सार संक्षेपण में आपको केवल संक्षिप्त रूप तो करना है, तो 6 लाइन का 2 लाइन में आपको क्या समझा देना पड़ता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपठित पद्यांश आपका रहता है। ओके, 19वें क्वेश्चन में आपठित पद्यांश रहने वाला है। देखिए आपको इसमें आपठित
अपठित पद्यांश रहता है और अपठित गद्यांश रहता है। अपठित पद्यांश और गद्यांश अथवा में आते होंगे, कोई भी एक करना है। अधिकतम ये क्या है, ये वाला तो कठिन लगता है। पद्यांश होता है, इसका हम लोग क्या है जो कविता टाइप का लिखे रहता है, तो कविता टाइप का हम अर्थ नहीं निकाल पाते, तो जिससे क्वेश्चन होते हैं वो हमसे अक्सर नहीं बन पाते। इसलिए क्या है, अधिकतम अगर आप क्या है गद्यांश बहुत जल्दी समझ में आता है तो गद्यांश को आप क्या है पेपर में हल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो किस प्रकार से करना है, जैसे अब ये आपका दिया हुआ है पूरा गद्यांश। ओके, इसमें क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहा है, तो इसमें हमसे क्या है 3 नंबर का है, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला तो हमें गद्यांश का उच्च शीर्षक बताना है, पढ़ लीजिएगा इसमें किस चीज़ की बात हो रही है। लोकतंत्र को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राणी स्वीकार किया गया है। इसमें एक व्यक्ति को निरंकुश शासक नहीं होता है, जनता का शासक होता है। तो लोकतंत्र की बात कर रही है, लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठता की बात करी जा रही है, तो वो आप इस प्रकार से शीर्षक लिख सकते हैं। पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए किस चीज़ की बात हो रही है, वो आपको बता देना है। सारांश पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश लिखने का क्या तरीका रहने वाला है, तो वही है आपका ओके, सार संक्षेपण और सारांश में भी लगभग वही चीज़ रहने वाली है। 6 लाइन का आपको 1-2 लाइन में आपको अपनी भाषा में समझा देना, या फिर क्वेश्चन भी इससे 20 से बन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, यहीं आपका एक क्वेश्चन इस बार से बन जाता है कि किसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली स्वीकार किया गया। तो हमने देखा लोकतंत्र को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली स्वीकार किया गया, तो बस उसी को पढ़कर आपको उत्तर दे देना है। तो ये आपको क्या है, ये अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस पर है। और जब नॉर्मल और क्वेश्चन पढ़ेंगे और कविताएं पढ़ेंगे, उनका अर्थ निकालना सीखेंगे, तो अपना इतना आपका दिमाग इतने विकास हो जाएगा आपका दिमाग का कि आप इजीली कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका, ये तो कोई भी आ सकता है, कोई भी पद्यांश कोई गद्यांश, बस आपको क्या है उसी से देखकर उसके उत्तर दे देने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए। ओके, तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो कोई भी आपसे आ जाए बन जाएगा। बाकी मैंने आपको क्या कुछ सिलेक्टेड बताए थे, ओके, इंपॉर्टेंट वाले में तैयार करके रखिएगा, जो बता रहा हूँ उन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष 3 आपको चीज लिखनी पड़ती है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष 4 चीजें रह जाती है। 4 नंबर का आता है, देख लेते कौन कौन सा दिया हुआ है। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध था, यह कहना कठिन है क्योंकि कोई ऐसा स्वामी नहीं हो सकता। ये वाला हमारा क्या है, जो पहला चैप्टर है महादेव वर्मा जी का, ओके, इससे आपका लिया भक्तिन वाले चैप्टर से लिया गया है। देख लेते संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस प्रकार से रहने वाली है। संदर्भ में लिखने का तरीका लेता है, उसे समझ लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह के संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ये भक्तिन वाला चैप्टर है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन से अवतरित है, इसकी लेखिका महादेव वर्मा है। ये सभी लाइन फिट कर देनी है। ओके, बस यहाँ आपको क्या करना है, केवल यहाँ चैप्टर का नाम चेंज कर देना है और लेखक का नाम चेंज कर देना है, हो सकता है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह के भक्तिन चैप्टर से लिया गया है, भक्तिन अध्याय से लिया गया है और इसकी लेखिका महादेव वर्मा। ये आपकी शैली रहने वाली है। बाकी फिर जिसके भी चैप्टर हो आपको चैप्टर उसका लेखक चेंज कर देना है। प्रसंग देख लेते हैं। ओके, तो ये भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध, इसके लिए आप प्रसंग क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में भक्तिन के स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व की बात की जा रही है। ओके, ये आपका प्रसंग है। प्रसंग केवल 1-2 लाइन बताना पड़ता है, प्रसंग में ज्यादा नहीं लिखना है। संदर्भ भी 2 लाइन का रहता है और प्रसंग भी 1-2 लाइन का रहता है। ओके, व्याख्या आपको कम से कम 3-4 लाइन लिखनी है। इसमें बहुत ज्यादा आपको व्याख्या दिखी जाएगी, इतना व्याख्या नहीं करनी है। 2-3 लाइन में आपको 3-4 लाइन आपकी पर्याप्त रहने वाली है व्याख्या के लिए। ओके, क्योंकि हिंदी का पेपर है तो आपसे बनता हो फिर भी आप ज्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि समय इतना कम रहता है। ओके, स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप ज्यादा लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या है सीमित आपको लिखना है, जिससे आप क्या है सभी क्वेश्चन अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये आपका रहने वाला है, या पूरा आप पढ़ते अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पूरा आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपका दिया हुआ है उसे अपने जो भी आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिख देना पड़ता है। बस चैप्टर को आपने अगर जो समरी होती है अच्छे समझाया, जैसे मैंने आपको भक्तिन वाला चैप्टर समझा चुका हूँ, क्लास 12 हिंदी की जो प्लेलिस्ट पर जाकर भक्तिन वाला चैप्टर समझ लीजिएगा, तो फिर कोई भी आपको लाइन दी हुई आप उनका क्या है उसका सारांश लिख पाएंगे। ओके, ये आपसे बार से दिया हुआ है। फिर विशेष भी लिखना पड़ता है। ओके, विशेष क्या रहता है, विशेष में आपको बताना पड़ता है कि जो भी आपका ये गद्यांश है इसमें कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। ओके, किस टॉपिक की बात की जा रही है। ओके, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, ये सब आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ देखिए सरल खड़ी बोली का अपनाएगा, 1-2 पॉइंट में आपको बताना पड़ता है विशेष। ओके, और भक्तिन और लेखिका के धूप छाया का संबंध बताया जा रहा है। सेवक स्वामी, अंधेरा उजाला जैसे समासिक शब्दों का प्रयोग किया गया। 2 से 3 लाइन में आपको विशेष बता देना पड़ता है। तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, उनका आशय था कि पत्नी की महिमा और उस महिमा में मैं कायल हूँ। आदिकाल में इस पति ने पत्नी की मुक्तता प्रमाणित की है। व्यक्तित्व तो ये हमारे किससे लिया गया है, देखिए स्त्री माया ना जोड़े, स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, तो ये आपका दिया हुआ। ये हमें जैसे पढ़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है और समझना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपकी 1-2 लाइन आपको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। जैसे आपका जैनेन्द्र कुमार जी के बाजार दर्शन वाले चैप्टर से लिया गया है। बस पहले तो आपको इतना समझना है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि संदर्भ में आपको बताना पड़ता है कि जो ये लाइनें दी हुई हैं ये आपकी कहाँ से ली गई हैं, वो आपको बताना पड़ता है संदर्भ में। ओके, तो देख लेते किस प्रकार से आपको लिखना है, इसको भी एक बार देख लीजिए। तो यहाँ आप किस प्रकार से आपको लिखना है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह निबंध बाजार दर्शन से कृत है। लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी है। प्रसंग क्या है, लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में बताया कि बाजार से अनावश्यक सामान खरीदने या अधिक सामान खरीदने के पीछे
पत्नी व मनी बैंक की महिमा होती है, पत्नी की भी और मनी बैंक, ओके, पैसे की पावर दोनों की क्या है, महिमा होती है, उसके बारे में बताएं। व्याख्या किस प्रकार से दी हुई है, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। विशेष तो आपको बता ही चुका हूँ कि उसमें किस भाषा का प्रयोग है, कौन से मुहावरे का प्रयोग किया गया है, साथ ही उसमें किस टॉपिक की बात की गई है, वो आपको 2 से 3 लाइनें विशेष लिखना पड़ता है। पहला पॉइंट है कि पैसे की एनर्जी को सटीक महत्व बताया गया है। दूसरा पॉइंट है ओट लेना, जैसे मुहावरे का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है जिसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपका रहता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना किसी पद्यांश की। अभी जो हम देख रहे थे आपकी गद्यांश की थी, तो आपको पद्यांश की भी इसी बार संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है। मैं जगजीवन का भाल लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्याल लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 ताल लिए फिरता हूँ। पढ़ते ही आपको समझ में आ गया है कि आपके आत्म परिचय वाले चैप्टर से लिया गया हरिवंश राय बच्चन जी, जिसके लेखक हैं। ओके, नेक्स्ट है कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर। ओके, तो ये आपके क्या है, कविता, तो कविता के बहाने वाले आपके इस चैप्टर से लिया गया है। ओके, चलिए समझ लेते हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, मैं जगजीवन में भाल लिए फिरता हूँ। संदर्भ क्या रहना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोही में से लिया गया आत्मपरिचय से हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है। प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी आत्मपरिचय का सजीव चित्रण किया है, ये आपको बताया जा रहा है। लेकिन 2-3 लाइनें बता देनी पड़ता जितना आपका दिया है। अब कि इसमें आपको जो गद्यांश होता है, जो गद्यांश अभी हमने देखे हैं और संदर्भ प्रसंग व्याख्या, उसमें विशेष लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, काव्य सौंदर्य का प्रयोग, शब्द यूज करना पड़ता है। शब्द का महत्व रहता है, हर जगह अलग अलग रहता है। यहाँ काव्य सौंदर्य लिखना है, बात वही है, विशेष ही लिख रहे हैं, लेकिन काव्य सौंदर्य शब्द यूज करना पड़ता है आपका। ओके, या विशेष भी लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, विशेष भी लिख देंगे। तो विशेष में क्या है, इसमें आपको बताना है कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, और साथ ही कौन से इसमें अलंकार का प्रयोग है, कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है, कैसी शैली है, कौन से रस का प्रयोग किया गया, वो बताया जा रहा है। जैसे इसमें हम बात करें, मैं जगजीवन का भाली वाली फिरता हूँ, तो कवि ने अपने संसारिक उत्तरदायी के प्रति सजग है। सांसों के तार में क्या रूपक अलंकार है, श्रृंगार रस में उन्मुख अभिव्यक्ति हुई है, भाषा सहज सरल और खड़ी बोली है। तो ये आपके इस प्रकार से बता देना पड़ता है। ओके, फिर इसके बाद देखिए कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर। ओके, तो आपका क्या रहने वाला संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह से कविता के बहाने से लिया गया है। इसे कुंवर नारायण इसके क्या है, रचयिता है। ओके, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कुंवर नारायण ने कविता और बच्चों के मध्य क्या है, संबंध को बताया है। व्याख्या इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने क्या है, इन सभी चैप्टर के ओके आपके जो काव्यांश के काव्यखंड के सभी चैप्टर के मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। तो आप क्या अगर वीडियो जाकर समझ लेते हैं पूरे चैप्टर को, तो फिर अपने हिसाब से भी आप व्याख्या लिख सकते हैं। ओके, नहीं तो आप क्या है एक कहाँ तक आपका एक पद्यांश की व्याख्या लिखेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे। इसलिए आप क्या पूरा चैप्टर को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको समझा चुका हूँ सभी चैप्टर। 12th हिंदी वाली प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। काव्य सौंदर्य भी आपको इसमें बता सकते हैं। बच्चों के बहाने अनुप्रास अलंकार की छटा है, भाषा सरल सहज है, आम बोलचाल की भाषा है। कविता में बच्चों की मनोहारी तुलना की गई है। इस प्रकार से आपको बता देना है। नेक्स्ट तो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 22वें नंबर में, आपको पत्र लेखन रहने वाला है। देख लेते हैं। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आपको एक मित्र को पत्र लिखना है। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और नगर पालिका अध्यक्ष की जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखना है। देख लेते किस प्रकार से आपको लिखना है, इसे भी समझ लीजिए आप। ओके, इसमें पत्र लेखन में आपको एड्रेस आपको डाल देना पड़ता है। ओके, जो भी आपका एड्रेस अब इसमें दिया नहीं है तो आप कुछ भी आप अपने हिसाब से एड्रेस लिख सकते हैं। दिनांक लिखना है, जिस दिन भी आप ये लिख रहे हैं ओके उस दिन की आपको दिनांक लिख देनी है। ओके, फिर आप क्या है बताना है, प्रिय मित्र, फिर जो नाम देना है यहाँ आपको क्या है सहेली लिख सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, सा प्रेम नमस्कार, मैं यहाँ स्वस्थ हूँ एवं कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सभी लोग भी सकुशल होंगे। ये तो आपको क्या है सब में आपके जो आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें ये शैली लिख देती है। ओके, अत्यंत हर्ष के साथ आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई की विवाह दिनांक आपको दे देना है। जिस दिन आप लिख रहे हैं उससे 1 हफ्ते 2 हफ्ते आगे दीजिएगा। ओके, कार्यक्रम में अब आपको इतने तारीख से क्या प्रारंभ होने जाएगा, अतः इस शुभ अवसर में तुम सपरिवार आमंत्रित हो। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम भी क्या है इस दिन से पूर्व, जिस दिन कार्यक्रम होना उससे पहले ही क्या आ जाओ, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगी। ओके, इस प्रकार से आपको लिख देना है, सिंपल दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के लिए लिखना है। ओके, तो यह मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ, फिर तो आप चेंज कर सकते हैं। सेवा में नगर निगम अध्यक्ष महोदय, फिर आपको क्या है नाम डाल देना है। ओके, अब कोई भी अपना शहर डाल लीजिएगा, फिर नगर निगम मध्य प्रदेश विषय डाल लेना है। मोहल्ले की नियमित सफाई के न होने पर संदर्भ में, और आपको यहाँ से क्या दिया हुआ है कि जल की अनियमित आपूर्ति के लिए, तो जल की अनियमित आपूर्ति के लिए आपको टॉपिक डाल देना है। फिर इस प्रकार से आपको शैली रहने वाली है।
ओके। तो अब यहाँ दिया हुआ है मोहल्ले की नियमित सफाई के लिए। ओके, इसी बार से आप लिख सकते हैं जल की अनियमित आपूर्ति के लिए कि क्या है मोहल्ले में क्या है सही तरीके से पानी नहीं आ पा रहा है, जिससे क्या है जो जनजीवन है वो क्या है पानी के लिए क्या है जगह जगह क्या है भटकना पड़ रहा है, जिससे क्या है लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं। इस बार से आप भाषा शैली लिखकर बता सकते हो। फिर लास्ट में आपको आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, संबंधित कर्मचारी को क्या है आप क्या है जो जल की नियमित पूर्ति हो उसके लिए आप क्या है निर्देश जारी करें, आपकी महान कृपा होगी। साथ धन्यवाद। देखिए मैंने इस पैटर्न से आपको समझा दिया है। फिर तो देखिए आपको क्या है पैटर्न बस समझना है, भाषा शैली अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला निबंध लेखन 4 नंबर का रहने वाला है। महत्वपूर्ण अगर निबंध लेखन की हम बात करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण को आपको एकदम तैयार करके रखना है। ओके, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन ये वाला तैयार कर लीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। तो पर्यावरण प्रदूषण का विद्यार्थी जीवन अनुशासन ये तो मैंने ही आपको पढ़ा ही दिया है अच्छे तरीके से, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख लीजिएगा। ओके, या तुरंत हिंदी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। साथ ही आपको इसके बाद कैसे तैयार करना है जीवन में खेलों का महत्व 3 से 4 तो आपको अपनी तरफ से पढ़ के रखना है जो अक्सर आते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा है जो मैं क्वेश्चन बताया सभी तैयार कर लीजिएगा और इसके अराउंड भी ओके इसके आगे पीछे भी और भी जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उन्हें तैयार करते जाइएगा। इस प्रकार से तैयारी करते हैं कंप्लीट आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी हो रही है। तो आई हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।